वेलकम एवरीवन। सो वापस से हम यूट्यूब चैनल पे एक और टॉपिक लेके आए हैं एंड इट इज़ वेरी वैल्यूएबल टॉपिक इन द अकाउंटेंसी। उस टॉपिक का नाम लेने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, हम सब अपने घरों में सोफ़ा सेट, फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इन सब सारी चीज़ों का यूज करते हैं। तो जिस दिन हम परचेज़ करते हैं सारी चीज़ों को, तो इनकी जो वैल्यू होती है, तो उस दिन के ठीक एक दिन के बाद या एक वीक के बाद या एक मंथ के बाद इनकी जो वैल्यू होती है वो कम होती है या बढ़ जाती है? यस, आपका आंसर है कम हो जाती है। ऑब्वियसली लैंड को छोड़ के सब सारी चीज़ों की जिनको हम घरों में ख़रीदते हैं, इन सब की वैल्यू कम होती है। तो ये जो वैल्यू कम होती है इसके लिए कुछ तो वर्ड होगा, तो अकाउंटेंसी में इसे बोला गया है डिप्रिसिएशन। तो आज का टॉपिक है डिप्रिसिएशन। तो मैं इस टॉपिक में, लेट मी राइट द नेम ऑफ द टॉपिक फर्स्ट। मैं इस टॉपिक में डिप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, डिप्रिसिएशन कहाँ चार्ज करते हैं, कब चार्ज करते हैं, उसके चार्ज करने के क्या मेथड हैं, और डिप्रिसिएशन इस चैप्टर में क्या क्या ट्रांजैक्शन होते हैं और उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो आई शुड गिव द अकाउंटिंग मीनिंग ऑफ द डिप्रिसिएशन। मैं सिंपल मीनिंग देने वाला हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि जब इन चीज़ों को आप खरीदते हैं, खरीदने के बाद अगले ही दिन या अगले एक वीक के बाद या अगले एक मंथ के बाद या अगले एक साल के बाद इनकी वैल्यू कम हो जाती है, तो वहाँ से हम इसका मीनिंग लेते हैं। डिप्रिसिएशन इट मीन्स रिडक्शन in the value of the fixed asset due to wear and tear, passage of time, change in technology, etc. There could be many more reason, लेकिन जो हमने यहाँ पे नोट किया है कि डेप्रिसिएशन क्या है, इट मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट। अब असेट तो आपको पता ही है, असेट भी दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड असेट एंड करंट असेट। कोई भी असेट जो कई सालों साल तक चले, इसका यूज मोर देन 1 ईयर हो, उसको बोलते हैं फिक्स्ड असेट, लाइक फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, लैंड बिल्डिंग। तो इनकी जो वैल्यू कम हुई है, इनकी जो वैल्यू कम हुई है ड्यू टू, कारण क्या है, या तो वेयर एंड टेयर हो जाए, उसमें कुछ टूट फूट जाए, या तो पासेज ऑफ टाइम, जैसे बताया था मैंने कि खरीदने के बाद जो हाउस होल्ड की चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, खरीदने के बाद एक महीने के बाद, एक साल के बाद इनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो पासेज ऑफ टाइम एक रीजन होता है वहाँ पर। या चेंज इन टेक्नोलॉजी, आपने मोबाइल परचेज़ की, ठीक है, तो ओप्पो का परचेज़ किया या आपने सैमसंग का परचेज़ किया, लेकिन जो मोबाइल परचेज़ किया है बाद में इसकी वैल्यू आने वाले समय में कम हो जाती, बिकॉज सेम कंपनी नई मोबाइल को नए टेक्नोलॉजी के साथ में लॉन्च करती है। तो बिकॉज ऑफ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी जो एग्जिस्टिंग मोबाइल है या एग्जिस्टिंग असेट्स है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो वैल्यू कम होना इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला है फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट यानी क्या, द असेट which runs for many years in business.
ऐसे एसेट जिसका बिजनेस में कई सालों तक यूज किया जाए। एग्जाम्पल क्या होगा? फर्नीचर ले लो, मशीनरी ले लो, कंप्यूटर ले लो, लैंड बिल्डिंग ले लो। दीज आर दी फिक्स्ड असेट्स। ओके, बहुत सारे फिक्स्ड असेट्स हैं। सो आई एम राइटिंग द वर्ड एटसेट्रा। ओके, तो आई होप एवरीबडी वुड हैव गॉट द आइडिया कि व्हाट इज अ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, तो उसकी मेथोडोलॉजी क्या होती है। तो उसके बहुत सारे मेथड्स हो जाएंगे। अगर मैं मेथड की बात करूं, इफ़ आई टॉक अबाउट द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा, एक नोटेबल पॉइंट क्या है मेथड के पहले? डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज एट द एंड ऑफ द ईयर। लिखता हूं मैं, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज एट द एंड ऑफ द ईयर। ईयर आपका चाहे फाइनेंशियल ईयर हो जो 31 मार्च को एंड होता है, या कैलेंडर ईयर हो जो 31 दिसंबर को एंड होता है, बट डेप्रिसिएशन विल ऑलवेज बी बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट है ये कि इट विल बी प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, नाउ अब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो उसके भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। आओ चलें मेथड्स को जाना जाए। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं स्टूडेंट। डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, एन्युटी मेथड है, मशीन आर मेथड है, सम ऑफ ईयर्स मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड है। बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो मेजरली डिस्कस होते हैं आपके सिलेबस में, दो मेथड, उनकी बात करूंगा मैं। पहला मेथड है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। जिसको हम और दो नाम से जानते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और सेकेंड मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जिसको हम इन शॉर्ट में आरवीएम बोलते हैं। आर रिड्यूसिंग, बी बैलेंस, एम मेथड, या इसके दो और नाम हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो आओ चले इस मेथड के बारे में समझते हैं कि इस मेथड में क्या डिफरेंसेस है। ओके, तो मान लेते हैं कि कोई असेट्स जो आपने परचेज किया है 10 लाख रुपीज़ का 1 जनवरी को, टू 2014 मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, और 10 लाख का परचेज किया है। तो हम दोनों भी मेथड से डिफरेंसेस देख लेते हैं कि दोनों भी मेथड में क्या डिफरेंसेस है। तो आपने 1 जन 2014 को आपने 10 लाख का असेट परचेज किया है, तो दोनों मेथड में क्या डिफरेंसेस है ये पता करने के लिए मैंने दो कॉलम बना दिए। एक स्ट्रेट लाइन मेथड का SLM, दूसरा RVM रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, मैंने यहाँ पे नोटेबल पॉइंट क्या लिखा कि डिप्रिसिएशन विल ऑलवेज बी प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द ईयर। सो मैंने यहाँ पे कैलेंडर ईयर माना है जो कि 31 दिसंबर है। ये डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है ये। अब डिप्रिसिएशन जब भी चार्ज करते हैं उसका कोई ना कोई रेट सम्स में मेंशन किया होता है। मान लीजिए कि 10% रेट मेंशन किया है कि 10% के रेट से हमें डिप्रिसिएट करना है। तो 10 लाख का 10% यहाँ पे 1 लाख आएगा, यहाँ पे भी 10 लाख का 10% 1 लाख आएगा,
दोनों भी मेथड में वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन सेम आ गई. नाउ यू विल से सर दे आर गिविंग द सेम आंसर, व्हाट इज द डिफरेंस? तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको डिफरेंस पता चल जाएगा. अब आपको पता है कि वैल्यू कम हो जाती है डिप्रिसिएशन से, तो वैल्यू कम होने के बाद जो वैल्यू आई है 10 लाख से 1 लाख डिप्रिसिएट हुआ, तो कितना लाख बचा? 9 लाख रुपए बचा. 9 लाख यहाँ पे भी बचेंगे. ठीक है, क्योंकि मेथड भले अलग हो लेकिन अमाउंट और रेट सेम था. इसको हम बोलते हैं WDV, डिप्रिसिएशन निकालने के बाद की बची हुई वैल्यू. और ये वैल्यू कभी है? ये वैल्यू या तो 31 दिसंबर 2014 की है, या तो इसमें एक दिन को जोड़ दो तो आ जाएगा 1 जनवरी 2015 आ जाएगा. अब वापस से डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, और कभी करना है एट द एंड ऑफ द ईयर, जो कि 31 दिसंबर हमने माना है. तो यहाँ पे इस मेथड में हम डिप्रिसिएशन असेट की ओरिजिनल वैल्यू पे चार्ज करते हैं. असेट की ओरिजिनल वैल्यू का मतलब है कि जितने वैल्यू में हमने असेट को ख़रीदा है, परचेज किया है. तो यहाँ पे हमने 10 लाख में परचेज किया है, तो 10 लाख पे चार्ज करेंगे. 10% रेट बताया था मैंने, तो 10 लाख पे 10% आपको देगा 1 लाख. लेकिन इस मेथड में हम असेट की बची हुई वैल्यू पे चार्ज करते हैं. तो सेकेंड ईयर में देखो 1 जन 2015 को असेट की वैल्यू कितनी बची हुई थी? 9 लाख था ये. तो इस वैल्यू पे करते हैं. इसका नाम क्या? रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड. यानी जो बैलेंस रिड्यूस होके बचा हुआ है उस ईयर के बिगिनिंग में, उस ईयर के शुरुआत में जो असेट बचा हुआ है, जो बिगिनिंग में बचा हुआ है, उसके ऊपर चार्ज करते हैं. तो 9 लाख के ऊपर 10% हम अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 90,000. तो इस तरह से देखेंगे तो सेकेंड ईयर में दोनों भी मेथड में आपको फ़र्क नज़र आएगा. यहाँ पे SLM मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको डिप्रिसिएशन की वैल्यू 1 लाख रुपीस आई है, और यहाँ पे 90,000 वैल्यू आई है. ठीक है, अब 9 लाख से 1 लाख को माइनस करते हैं 8 लाख रुपीस, और 9 लाख से 90 को माइनस किया तो 8,10,000. ठीक है, इसको बोलते हैं WDV, असेट्स से डिप्रिसिएशन निकालने की बाद की बची हुई वैल्यू. और एक दिन 31 दिसंबर में ऐड करते हैं तो 1 जनवरी 2016 आ जाएगा. तो एक और ईयर का कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा हमको अच्छे तरीके से. मान लीजिए वापस से डिप्रिसिएशन चार्ज करना है आपको. कभी करेंगे? 31 दिसंबर, साल के आखिर में करते हैं. मैंने लिख के दिया यहाँ पर. तो 2016 को करेंगे. तो यहाँ पे 10% अप्लाई करना है. दोनों का रेट 10% है, लेकिन यहाँ पे कौन सी वैल्यू पे? असेट की ओरिजिनल वैल्यू पे, जितने में असेट परचेज किया गया है उस वैल्यू पे. तो असेट परचेज किया गया 10 लाख पे, 10 लाख का, तो 10 लाख पे हम चार्ज करेंगे तो दैट विल प्रोवाइड यू 1 लाख रुपीस. और यहाँ पे हम चार्ज करने वाले हैं 8,10,000 पे, क्योंकि मेथड का नाम क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. यानी जो बैलेंस रिड्यूस होके आया है उस पे चार्ज करना है. तो 8,10,000 पे चार्ज करना है हमें. ठीक है, क्योंकि यही सेकेंड ईयर का बैलेंस रिड्यूस होके आया हुआ है. तो यहाँ पे 81,000. तो देखेंगे इस तरह से जो डिप्रिसिएशन है, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 81,000. तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं दोनों में. आई होप यू गॉट इट. ठीक है, तो ये तो था कि जो मेजर मेथड डिस्कस करने वाले हम लोग, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिए. ठीक है, अब मैं ट्रांजैक्शन की बात कर लेता हूँ कि क्या क्या ट्रांजैक्शन इस चैप्टर में होते हैं. ठीक है, तो देखो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, पहला ट्रांजैक्शन लेते हैं हम परचेज ऑफ द फिक्स्ड असेट्स का. आप डिप्रिसिएशन तभी चार्ज करेंगे जब भी आपने फिक्स्ड असेट परचेज किया है. ठीक है, तो परचेज की एंट्री पास करेंगे. अब कोई भी परचेज और सेल दो बेसिस पे होता है, कैश बेसिस पे होता है और क्रेडिट बेसिस पे होता है. ठीक है, अगर आपने परचेज कैश में किया है तो देखो एंट्री पास करेंगे फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिटेड,
टू कैश और बैंक। कैश में पे किया तो कैश, चेक से पे किया तो कैश और बैंक। ये एंट्री आप पास कर सकते हैं। अगर आपने परचेज किया है कैश बेसिस पे तो, बिकॉज फिक्स्ड असेट भी और कैश भी दोनों भी रियल अकाउंट है, एंड रियल अकाउंट में रूल अप्लीकेबल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेज किया तो आपका फिक्स्ड असेट आ रहा है, कम्स इन हो रहा है, कैश और बैंक गोज आउट हो रहा है, इसलिए कम्स इन को डेबिट किया, गोज आउट को क्रेडिट किया। लेकिन अगर आपने क्रेडिट में परचेज किया होता तो एंट्री क्या पास करते, तो उसकी एंट्री पास करते फिक्स्ड एसेट अकाउंट तभी भी आता, हम डेबिट करेंगे उसे, टू पार्टी का नाम, पार्टी का नाम आता, पार्टी से हमने परचेज किया है तो उसका नाम आएगा, तो टू पार्टी अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री पास करेंगे हम। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिटेड, रियल अकाउंट है, परचेज किया है तो कमीशन हुआ है यानी आया है, डेबिट करेंगे हम। बट पार्टी को क्रेडिट किया बिकॉज पार्टी इज ए पर्सनल अकाउंट, एंड यू नो पर्सनल अकाउंट में रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे पार्टी से परचेज किया तो पार्टी मशीन अपने को गिव्स कर रही, दे रही है, इसलिए पार्टी को हमने गिवर समझ के क्रेडिट किया। ठीक है, अब देखो सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या होता है कि जिस तरह से हमने परचेज किया है उस तरह से हम सेल भी कर लेते हैं। तो सेल्स ऑफ द फिक्स्ड एसेट, परचेज सेल भी दो बेसिस पे होगा, परचेज सेल भी दो बेसिस पे होगा, कैश बेसिस पे, कैश में बेचें, या क्रेडिट बेसिस पे। कैश बेसिस पे किया है तो बेचने पे पैसा आएगा, तो कैश और बैंक को हमें डेबिट करना है, कैश या बैंक को हम डेबिट करेंगे टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। हाँ, लेकिन हमने उधारी में बेचा है तो उसकी एंट्री पास करेंगे यहाँ पर हम, पार्टीज अकाउंट डेबिटेड, पार्टी को बनाएंगे रिसीवर, डेबिट द रिसीवर करके टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ये एंट्री हम पास करेंगे। अगर हमने उधारी में सेल किया होगा तो उसकी एंट्री ये पास होगी। ओके, थर्ड जो चैप्टर का नाम है डिप्रिसिएशन, उसकी बात कर लेते हैं। तो डिप्रिसिएशन चार्ज करने की जो एंट्री है, डिप्रिसिएशन की जो एंट्री आएगी, डिप्रिसिएशन इज ए नॉमिनल अकाउंट। और जैसे कि मैंने बताया कि डिप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू कम होती है, तो डिप्रिसिएशन एक टाइप का लॉसेस है, और नॉमिनल अकाउंट में लॉसेस को डेबिट करते हैं हम। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे हम, टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट डिप्रिसिएशन की वैल्यू जितनी जा रहा है हमारे पास से, फिक्स्ड एसेट रियल अकाउंट है, जा रहा है, इस कारण से हम क्रेडिट करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब हम एसेट को सेल करते हैं ना, तो या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ दी फिक्स्ड एसेट। तो देखो प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री पास करते हैं, प्रॉफिट के लिए एंट्री पास करनी है फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, और लॉस के लिए एंट्री पास करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री पास कर देनी है हमें।
और लास्ट में जो आखिरी ट्रांजेक्शन होता है उसकी एंट्री पास करने वाला हूँ मैं, ट्रांसफ़र ऑफ दी डेप्रीसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसकी एंट्री पास करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। ये एंट्री कंपलसरी पास करनी है आपको, सम में मेंशन नहीं किया होगा। देन टू आप साल भर में जितना भी डेप्रीसिएशन आपने चार्ज किया है, कंप्लीट डेप्रीसिएशन जो चार्ज किया है, कंप्लीट डेप्रीसिएशन विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सो एज टू असर्टेन कि कितना आपको असेट यूज करने के बाद लॉस हुआ है, ताकि पूरे कंपनी का आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट कर सकें। ओके।